हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हागिया सोफिया पर। आप कृपया पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ही कुछ बोलना है तो बोलिए, और अगर गाली भी देना है तो पूरा वीडियो देखकर ही गाली देंगे। इस्लाम के आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये बहुत दिनों तक खिलाफत का मामला चलता रहा। पूरे विश्व में एक एक करके खिलाफत आए, अभी आके वो लास्ट सेंचुरी में भी पूरी विश्व में भी हर देश डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। उसके पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम फैला था वो उतना दूर तक नहीं फैला था जितना उनके इंतकाल के बाद चार बड़े खलीफा राशिदुन अबू बकर, उस्मान, उमर और अली, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद देम, उनके दौर में जो इस्लाम फैला है वो उतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फैला नहीं था। और उसके बाद आए उमैयद खलीफा और अब्बासिद खलीफा, बहुत सारे खलीफा आए, बहुत सारी डायनेस्टीज आए, ऑटोमन एम्पायर आए। यहाँ एक बात बता दूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ही वो बाइजेंटाइन एम्पायर, जो ईस्ट रोमन एम्पायर करके भी जाना जाते हैं, वो बहुत पहले से ही रूल करते आ रहे थे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक सपना था कि वो बाइजेंटाइन एम्पायर को जाके इस्लाम की दावत दे, तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद जो उम्मत आए उसमें से एक सपना था कि जो पहले जाके कॉन्स्टेंटिनोपल पता करेंगे, जो उसको या बहुत नेकी मिलेंगे। वो एक हदीस में भी है जिसके तहत सुल्तान महमद जो ऑटोमन एम्पायर के थे वो जाके वो बाइजेंटाइन एम्पायर को गिरा देते हैं, और उसके बाद वहाँ ऑटोमन एम्पायर का राज शुरू होता है। जब ऑटोमन एम्पायर का राज शुरू हुआ तब बाइजेंटाइन एम्पायर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे युद्ध में मारे गए, और बहुत सारे लोग जान बचाकर भाग गए, या बहुत लोग वहाँ से चल बसे। और बाइजेंटाइन एम्पायर के गिरने के बाद हागिया सोफिया जो पहले चर्च हुआ करते थे उस पर अमल करने के लिए, प्रेयर्स चलाने के लिए लोग बहुत कम हुए। तो बाइजेंटाइन एम्पायर के जो हुकूमत थे उससे महमद ने ये हागिया सोफिया का मोनूमेंट, वो चर्च खरीद लिया था, जिसके बाद वो उसने उसे मॉस्क में कन्वर्ट किया था। यह एक बात बहुत लोगों ने कोट किया है, मैंने देखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, उसने जब एक चर्च में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया तो उसे साफ मना किया था। उसने सोचा था कि शायद इसके बाद यहाँ एक इस मसले पर झगड़ा होने वाले हैं या एक प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं, इसलिए वो उसने मना किया था। और यही कोट सभी ने किया कि वो जो महमद ने किया, सुल्तान ने किया, वो गलत था, या उस पर जो चर्च थे उस पर मस्जिद बनाना गलत था। लेकिन जो बात यह है कि सुल्तान ने वो चर्च को खरीद लिया था, और जब पता किया था उसके बाद उस पर प्रेयर करने के लिए लोग ही नहीं थे, तो उस पर नमाज पढ़ना मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं था। अगर कुछ कई जंग होते हैं उस पर अगर किसी सीमा पार करके किसी आर्मी कोई क्षेत्र अगर कब्जे करते हैं तो उसको ऐसे ही बाद में छोड़ नहीं देते हैं लोग, या किसी भी देश के आर्मी ऐसे छोड़ नहीं देते। जो कब्जा करके हासिल होते हैं वो अपनाते हैं, उस पर अपना कब्जा जमाते हैं, अपने देश का हिस्सा होता है वो। तो इसी तरह से जिस पर पता किया वो अब एम्पायर जो सुल्तान महमद थे उसका हिस्सा हो गया था। ऐसे ही 1935 तक मस्जिद बरकरार रहा। बाद में आकर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद तुर्की की हालत बहुत गंभीर हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस, यूके, इटली और रशिया मिलकर ये ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए सीक्रेटली एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था सिक्स पिकेट एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के तहत
ऑटोमन एम्पायर को गिराने का जो फ़ायदा हुआ वो था कि ऑटोमन एम्पायर को सिर्फ अरब पेनिनसुला में रखा गया था और बाकी पेनिनसुला के बाहर का जो हिस्सा था इसे 4 ग्रुपों में बांटा। 4 इसका एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ने ले लिया और दूसरा हिस्सा इटली ने ले लिया, तीसरा हिस्सा फ्रांस ने ले लिया और चौथा हिस्सा रशिया ने ले लिया। और उसी तहत सीरिया को भी एक हिस्सा मिलने वाले थे, जिसके पीछे की वजह थी कि सीरिया ने उस जंग में वो यूके का साथ दिया था, तो अभी भी नहीं मिला है सीरिया को। एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन को फिलिस्तीन, जॉर्डन और साउथ इराक मिला और फ्रांस को साउथ ईस्ट तुर्की, नॉर्दर्न इराक और सीरिया और लेबनान मिला। ऐसे रशिया और इटली को भी कुछ हिस्से मिले थे। फिर जब 1923 में कमल अतातुर्क, जो मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क या मुस्तफ़ा कमल पाशा के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फेमस इस्लामिक रिफॉर्मर कहे जाते हैं या सेक्युलर मुस्लिम कहे जाते हैं, उन्होंने जब वो पावर में आए 1923 में, जब तुर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए तुर्की के लिए। तुर्की में बहुत सारे मस्जिदों को इसे म्यूज़ियम बनाया गया, कभी बैलेट ओपेरा बनाया गया, तो बहुत सारे चीज़ें चेंजेस लाए। वो मदरसा या जो मकतब होते हैं उसे भी चेंज किया गया और जो हिजाब होते हैं, पर्दा, उसको भी चेंज किया गया और बहुत ऐसे चेंजेस किया उन्होंने। ऐसे रिफॉर्म्स करते करते वो 1935 में हागिया सोफिया को एक म्यूजियम बना दिया, जो पहले मस्जिद हुआ करते थे 500 साल तक। अब मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं यहाँ कि मैं कौन सा स्टैंड पर खड़ा हूँ। मुझे भी ये जो स्टैंड एर्दोगान ने लिया है ये मुझे भी पसंद नहीं आया, और जो स्टैंड होना चाहिए वो है कि आप अगर एक को गलत देखते हो तो एक जैसे बाकी जो देशों में हो रहा है उसको भी गलत कहना या उसको भी गलत देखना आपका जिम्मेदारी बनते है। तो आप जब कुछ दिन पहले वेस्ट बैंक को इजराइल के प्रेसिडेंट या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने धमकियां देकर या चेतावनी दिया कि वेस्ट बैंक को हम कब्जे में ले लेंगे, तो उस पर बहुत सारे लोग चुपचाप ऐसे देखते रहा और अमेरिका ने तो खुलकर सामने आया या इजराइल को सपोर्ट किया, और बाकी देशों ने भी उतना जो शोर अब हुआ है ये हागिया सोफिया को मस्क बनाने के बाद, ये उतना आउटरेज तब देखने को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपना स्टैंड क्लियर करते रहेंगे, अगर आप जो बाबरी मस्जिद थे उसका ढांचा गिराया गया था, उसके बाद उसे मंदिर बनाने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया था उस पर भी आप चुप रहे, जो ज़्यादातर लोग चुप रहे थे वो भी आजकल ये हागिया सोफिया पर बहुत शोर कर रहे हैं। तो आप सबसे ये मेरा विनती है कि आप प्लीज़ अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मेरा स्टैंड ये है कि ये हागिया सोफिया जो है ये मॉस्क बनाना गलत है, इसे म्यूजियम में रखना सही था और सही रहेगा, लेकिन आप पहले मस्जिद अल अक्सा जो फिलिस्तीन में है, जेरूसलम में, उसे पूरा फिलिस्तीनियन को दे दीजिए। उस पर कोई ऑपरेशन, कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा। पूरा वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन के जितने भी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसको छोड़ देना होगा। आप अगर सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूँ कि हागिया सोफिया को मस्क नहीं, ये म्यूजियम बनाकर रखना जरूरी है, लाजमी है, और ये रखना पड़ेगा एर्दोगान को। दूसरी बात, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था उस पर सिर्फ ढांचा नहीं गिराया गया था, उसमें बहुत मुसलमान जो नमाज पढ़ने गए थे या थे उसके दंगों में बहुत लोगों ने जान गंवाए थे। उसको न्याय
अभी तक नहीं मिला, किसी को जेल नहीं हुआ, किसी को फांसी नहीं हुई, उस पर भी आपने कुछ नहीं बोला। आप बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद बनाना होगा, राम मंदिर नहीं होगा। जो बाबरी मस्जिद पहले था वही बाबरी मस्जिद वही बनाएंगे, वही बनाना चाहिए। आप अगर खुल के बोलेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि हागिया सोफिया जो है वो म्यूजियम थे, म्यूजियम रहेगा। या कुछ लोग तो ऐसे डर भी रहे हैं कि शायद इस फैसले के बाद इस्लामोफोबिया जो है ये बहुत हद तक बढ़ता जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस्लामोफोबिया जो है ये आप जैसे सोच रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा कभी भी। ये दुनिया में इस्लाम रहने तक ये इस्लामोफोबिया जो है ये रहेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं, वो बहुत पहले से ही है। और ये जो स्टैंड है, ये जो मोब है एर्दोगान का, तुर्की गवर्नमेंट का, ये एक इस्लामोफोबिया का काउंटर है, एक काउंटर अटैक है। इसको लेकर अब बहुत सारे इस्लामोफोबिक मीडिया, बहुत सारे इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। वेस्ट बैंक या गाजा पर जो हमला होते रहा रहे बहुत दिनों से, उस पर अब कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब अगर सारे सुधर गए, वेस्ट बैंक हो गया, फिलिस्तीन का मामला अगर सोल्व हो गया, अगर बाबरी मस्जिद फिर से बन गया, मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास इस बात का है कि हागिया सोफिया जो है ये म्यूजियम में फिर तब्दील होगा। और जो बीते दिनों होते आ रहे हैं मुसलमानों के साथ, उस पर अगर आपने कुछ नहीं बोला तो आप एक बहुत चाटुकार है, बहुत दलाल है। आप बिल्कुल चुप रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।